नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम वर्ष 2023 के दिसंबर माह में और जनवरी 2024 में चर्चा में रहे साइंस एंड टेक के टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए देख लेते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है हमारा धूमकेतु P12। इसकी अभी हाल ही में तस्वीर ली गई है और ये तस्वीर किसके द्वारा ली गई है तो हिमालय चंद्र टेलीस्कोप द्वारा ये तस्वीर ली गई है। यह टेलीस्कोप कहाँ पर अवस्थित है तो ये लद्दाख के लेह में जो हैनले में स्थित हमारी भारतीय खगोलीय वेधशाला है वहाँ पर ये अवस्थित है। तो चलिए देख लेते हैं धूमकेतु P12 क्या है। धूमकेतु P12 एक खगोलीय पिंड है। इसे डेविल कॉमेट नाम से भी जाना जाता है। डेविल कॉमेट का मतलब ये नहीं है कि ये खतरनाक है या यह कोई राक्षस है। इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह खतरनाक नहीं है। इसको डेविल कॉमेट सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर जो बर्फ और गैस के जो विस्फोट होते हैं उसके कारण इसमें कुछ सींग रूपी संरचना दिखाई देती है, इसलिए इसे डेविल कॉमेट कहा जाता है। इसकी तुलना मिलेनियम फॉल्कन से की गई है। इसकी खोज जो है 1812 में की गई थी और ये धूमकेतु लगभग 71 साल में सूर्य की अपनी परिक्रमा को पूरा कर लेता है। यानी कि सूर्य के चारों तरफ इसे चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है तो 71 वर्ष इसे लगते हैं। और इस पर समय समय पर धूल और गैस के विस्फोट होते रहते हैं जिसके कारण इसकी जो चमक है वो बढ़ जाती है। अभी हाल ही में 14 नवंबर 2023 को इस पर धूल और गैस का विस्फोट हुआ जिससे इसकी चमक को दुगना कर दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। 21 अप्रैल 2024 को ये सूर्य के सबसे निकट होगा। 21 अप्रैल 2024 को ये सूर्य के सबसे निकट था और वहीं पे अगर आपको बताएं तो पृथ्वी के निकट कब होगा तो 2 जून 2024 को ये पृथ्वी के निकट होगा। अब यहाँ पर हम इन बातों पर चर्चा क्यों कर रहे हैं कि ये सूर्य और पृथ्वी के निकट कब होगा, क्योंकि इन दोनों दिनों पर जब ये सूर्य के निकट होगा या पृथ्वी के निकट होगा हम इसे अपनी नग्न आंखों से या छोटे दूरबीन का इस्तेमाल कर हम इस धूमकेतु को देख पाएंगे। चलिए बता दें आपको कि इस धूमकेतु को जिस टेलीस्कोप ने देखा है उसका नाम क्या था, हिमालयन चंद्र धूमकेतु। जिस टेलीस्कोप ने इस धूमकेतु को देखा वो था हमारा हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप। अब इस हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के बारे में आपको बता दें कि इसका जो नाम रखा गया है वो हमारे जो नोबेल पुरस्कार विजेता है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है HCT हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप। अब ये जो हमारे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे इन्हें नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था तो 1983 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था और भौतिकी के क्षेत्र में यानी कि फिजिक्स के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इन्होंने किस कार्य के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया था तो तारों की संरचना और विकास की महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं पर इनके कार्य के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। जो हमारा HCT है यानी कि जो हमारा हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप है ये 2 मीटर की लंबाई वाला एक ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है और वर्तमान में ये दुनिया का 10वां सबसे ऊपर जो हमारा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है उनमें से एक है, जो कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है तो 4500 मीटर की ऊंचाई पर ये अवस्थित है। और कहाँ पर है तो लद्दाख के लेह के पास जो हैनले में हमारी वेधशाला है वहाँ पर ये अवस्थित है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान जो बेंगलुरु का है वो इसका संचालन करता है। चलिए इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपसे कह रहा है कि खगोलविदों ने हबल टेलीस्कोप का उपयोग करके धूमकेतु P12 यानी कि पोन्स ब्रुक्स की तस्वीर ली है। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि हबल टेलीस्कोप नहीं हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप का यूज़ करके ये तस्वीरें ली गई हैं, तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कथन कहता है धूमकेतु P12 यानी कि पोन्स ब्रुक्स लगभग 71 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। एक परिक्रमा में इसे 71 वर्ष लगते हैं, तो ये हमारा सही है। इसमें आपसे पूछा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, तो केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 हमारा सही है, तो बी हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अपना अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है हमारा पोम्पे रोग। अभी भारत में इस रोग से पहले मरीज की मृत्यु हुई है, इसलिए ये चर्चा में बना हुआ है। ये रोग है क्या तो ये एक आनुवांशिक रोग है
और इसमें ये रोग किसको होता है? लगभग 10 लाख बच्चों में से किसी एक बच्चे को ये रोग होता है। ये रोग एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेट जो एंजाइम होता है उसकी कमी के कारण ये रोग होता है। ये एंजाइम करता क्या है? हमारी बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती हैं उन्हें तोड़ने का ये कार्य करता है। इस एंजाइम की वजह से होता क्या है, अगर इस एंजाइम की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं और हमारे शरीर में जो स्पेशली हमारी जो मसल्स हैं यानी कि मांसपेशियां हैं उनमें क्या एकत्रित हो जाता है? तो ग्लाइकोजन एकत्रित हो जाता है। और इस पूरी स्टेज को क्या कहा जाता है? इस पूरी स्टेज को कहा जाता है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस के नाम से इसे जाना जाता है। जब ये रोग होगा तो हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, क्या क्या हो सकता है इससे? सबसे पहले तो हमारी मसल्स हमें कमज़ोर लगेंगी, हमारी मांसपेशियां कमज़ोर होने लगेंगी, श्वसन संबंधी समस्याएं हो जाएंगी, सांस लेने में दिक्कतें होने लगेंगी, हृदय संबंधी हमें समस्याएं हो जाएंगी। इस रोग का उपचार कैसे किया जा सकता है? इस रोग के दौरान प्रकट होने वाले जो अधिकतर लक्षण हैं उनको हम खत्म कर दें, यानी कि उनके लिए दवाई दे दें और रोगी के जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाल माहौल में रखा जाए। रोगी को ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाल माहौल में रख के उसका उपचार किया जाना चाहिए। चलिए इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि पोम्पे रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में पोम्पे रोग से पीड़ित पहले मरीज की मृत्यु हुई है, ये कथन हमारा सही है। दूसरा, ये दुर्लभ वंशानुगत बीमारी है क्योंकि इसमें क्या होता है 10 लाख में से एक बच्चे को ये बीमारी होती है, ये भी सही है। तीसरा कथन आपसे कह रहा है ये एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेट्स के एंजाइम की कमी के कारण होता है, तो यह भी हमारा सही है। पूछा क्या है, कितने कथन, कौन कौन से कथन जो है हमारे सही हैं? तो 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। आंसर हमारा हो जाएगा डी। चलिए अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ग्रीन लीफ वॉलेटाइल्स यानी कि GLV। ये होता क्या है? हमारे जो पौधे होते हैं उनमें GLV होता है। अब ये GLV क्या करता है? जब कोई पौधा, यहाँ देखिए ये इमेज के थ्रू समझते हैं, जब कोई पौधा क्षतिग्रस्त होता है यानी कि कोई कीड़ा उसे आके काट लेगा, खराब कर देगा उसको, तो ये क्या करेगा? GLV अपने में से निकालेगा और ये GLV क्या करेंगे? दूसरे पौधे के साथ कम्युनिकेट करेंगे और उसे ये सूचना देंगे कि खतरा जो है आसपास है, हमारे आसपास खतरे की स्थिति बनी हुई है, कीटों का हमारे पे आक्रमण हो सकता है, कीट हमें दूषित कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दूसरा पौधा क्या करेगा? दूसरे पौधे में जो GLV है वो क्या करेगा? वो इस पौधे को कीटों से बचाने के लिए क्या करेगा? बेस्वाद बना लेगा अपने को, या फिर अपने को अपचनीय बना लेगा, यानी कि वो पचेगा नहीं इंसान के अंदर। तो अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों बना हुआ है? क्योंकि पहली बार हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्षतिग्रस्त पौधों द्वारा छोड़े गए ग्रीन लीफ वॉलेटाइल्स नामक यौगिकों को दर्ज करने में सक्षम हुए हैं। उन यौगिकों के बारे में इन्हें पता चला है। तो चलिए देख लेते हैं GLVs होते क्या हैं। पादप GLV नामक यौगिकों को मुक्त कर अन्य पादपों को सूचना देते हैं कि खतरा निकट है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। और ये अन्य पादप क्या करते हैं कि कीटों से हमले से बचाव के लिए स्वयं को कम स्वादिष्ट, यहाँ तक कि अपचनीय बनाने में भी सक्षम बना देता है। कौन बना देता है? तो ये GLV ही इन्हें अपचनीय और बेस्वाद बनाने में हेल्प करता है। ये GLVs होते क्या हैं? अल्कोहल, एसिडेट और एल्डिहाइड की एक लघु श्रृंखला, छोटी सी श्रृंखला का एक समूह होता है। इसमें होते क्या है? 6 कार्बन्स होते हैं, 6 कार्बन के परमाणु होते हैं। इन्हें फैटी एसिड से प्राप्त किया जाता है। फैटी एसिड जो होते हैं उनसे इन्हें प्राप्त किया जाता है। और GLV जो होते हैं पौधों की सुरक्षा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि पहली बार वैज्ञानिक क्षतिग्रस्त पौधों द्वारा छोड़े गए ग्रीन लीफ वॉलेटाइल्स को दर्ज करने में सक्षम हुए हैं, यानी कि पहली बार वो इन्हें दर्ज कर पाए हैं। तो ये कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है कि पादप ग्रीन लीफ वॉलेटाइल्स को मुक्त कर अन्य पादपों को सूचना देते हैं कि खतरा जो है पास में है, आप अपने आप को उससे बचाव के लिए तैयार कर लीजिए। और दूसरे पौधे में जो GLV होते हैं वो इनसे बचाव के लिए उस पौधे को तैयार भी कर देते हैं। तो चलिए ये कथन भी हमारा सही है। तीसरा कथन कह रहा है ये पादपों को कीट के हमले से बचाव के लिए
स्वयं को कम स्वादिष्ट, यहाँ तक कि उसे अपचनीय बनाने में भी सक्षम बनाता है। ये भी हमारा सही है। तो यहाँ तीनों ही कथन सही है। कह क्या रहा है आपसे, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है पूछा है। तीनों कथन सही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एंथ्रोबोट्स। ये एंथ्रोबोट्स क्या होते हैं, जो शोधकर्ता हैं उन्होंने मानव की श्वास नली, जैसे हम सांस लेते हैं, जो हमारी जो श्वास नली है उसकी कोशिकाओं का उपयोग करके छोटे छोटे रोबोट्स विकसित किए हैं। इन्हीं रोबोट्स को कहा गया है एंथ्रोबोट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एंथ्रोबोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एंथ्रोबोट्स मानव कोशिकाओं से बने छोटे रोबोट्स हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये कौन सी कोशिकाओं से बनते हैं, तो मानव की जो श्वास नली की कोशिकाएं हैं उनसे इन्हें बनाया गया है। ये करते क्या हैं, ये क्षतिग्रस्त जो तंत्रिका उत्तक होते हैं उनकी मरम्मत करने में ये सक्षम होते हैं। इन्हें आनुवांशिक संशोधनों के बिना वयस्क मानव की कोशिकाओं से बनाया जाता है, और अगर इन्हें आपस में जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, जोड़कर सुपरबोट्स बनाया जाता है। सुपरबोट उसका नाम दिया जाता है। एंथ्रोबोट्स के विकास से होगा क्या, जो हमारी पुनर्योजी जो चिकित्सा है इसका ये प्रतिनिधित्व करेंगे, इसमें ये महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व करेंगे। ये जो पुनर्जीवित चिकित्सा होती है ये होती क्या है, क्या होता है ये, तो ये मानव के शरीर की जो सामान्य गतिविधि होती है वो कहीं ना कहीं अलग हो जाती है, यानी कि सामान्य गतिविधियों से वो अलग गतिविधि करने लगता है। कोई अंग मानव का अगर खराब हो गया तो ये पुनर्योजी चिकित्सा द्वारा किया क्या जाता है, मानव के शरीर की को सामान्य गतिविधि में स्थापित करने के लिए जो इसकी मानव की कोशिकाएं होती हैं, उनके जो उत्तक होते हैं और जो अंग होते हैं उनको या तो बदला जाता है या उन्हें फिर से पुनर्जीवित किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पुनर्योजी चिकित्सा। तो ये जो हमारे रोबोट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, एंथ्रोबोट्स जो हैं इनका विकास इसी चिकित्सा प्रणाली के प्रतिनिधित्व के लिए किया गया है। ये इसी का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है एंथ्रोबोट्स मानव कोशिकाओं से बने छोटे रोबोट्स हैं, ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, ये क्षतिग्रस्त तंत्रिका उत्तक की मरम्मत करने में सक्षम है, ये भी सही हो जाएगा। तो हमारे से पूछा क्या है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। क्या पूछ रहा है आपसे, सही नहीं है, तो ना तो हमारा एक गलत है ना ही दो गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए आगे देखते हैं, अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए किया क्या जा रहा है, हमारी हाइड्रोजन ट्रेन्स का विनिर्माण हो रहा है और इस विनिर्माण हेतु वैश्विक कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। चलिए देख लेते हैं ये योजना है क्या। इस योजना की घोषणा हमारे केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई। इस योजना के तहत होगा क्या, जो हमारा भारतीय रेलवे है वो 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का लक्ष्य इसने निर्धारित करा है, यानी कि 35 हाइड्रोजन ट्रेन भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाएंगी। साथ ही साथ हमारी भारतीय रेलवे मौजूदा डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट में भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल का रिट्रोफिलमेंट करेगी। और जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है वो बिजली का उत्पादन करने के लिए किसका, हाइड्रोजन की जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। और इससे होगा क्या, जो हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल का यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का जो हम निर्णय ले रहे हैं, इससे होगा क्या, जो हमारा हरित परिवहन प्रौद्योगिकी है इसको बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही साथ जो भारत ने जीरो कार्बन इमिशन का जो लक्ष्य निर्धारित करा है, यानी कि जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य निर्धारित करा है, उसमें भी उसे हेल्प मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी, तो यह हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कहता है इसके तहत भारतीय रेलवे 100 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो 100 नहीं, कितनी ट्रेन चलाने का लक्ष्य निर्धारित करा है, 35 ट्रेन चलाने का लक्ष्य निर्धारित करा है। क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है। पहला कथन सही है लेकिन दूसरा गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल
1 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पेरेग्रीन मिशन 1, जिसे पेरेग्रीन लूनर लैंडर के नाम से भी जाना जाता है। ये नासा का एक मिशन है जिसे लॉन्च कब किया गया, तो 8 जनवरी 2024 को इसे लॉन्च किया गया। इसे कहाँ से लॉन्च किया गया, तो फ्लोरिडा का केप कैनिवरस जो हमारा स्पेस सेंटर है अमेरिका का, वहाँ से इसे लॉन्च किया गया। इसका काम क्या था, ये करने क्या वाला था, तो ये चंद्रमा की जो स्टिकनेस की खाड़ी है उसका अन्वेषण ये करने वाला था। लेकिन हुआ क्या, ये जो मिशन था ये हमारा विफल हो गया। ये नासा का मिशन विफल हो गया। क्यों विफल हो गया, क्योंकि लॉन्च के कुछ घंटों बाद ही अंतरिक्ष यान में तकनीकी रूप से ईंधन का रिसाव होने लगा, जिसके कारण लैंडिंग का जो प्रयास था वो हमारा विफल हो गया। अब देखिए जो ये मिशन है ये क्या था, ये मिशन नासा की कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस की एक पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य क्या था, जिसका उद्देश्य था व्यापक लूनर इकोनॉमी को प्रोत्साहित करना। तीसरा, ये जो पहल थी ये इसमें कौन कौन सी संस्थाएं शामिल थी, तो इसमें हमारी वाणिज्यिक संस्थाएं भी शामिल थी, उनकी भी इसमें साझेदारी रही। कौन कौन सी संस्थाएं थी ये, तो एस्ट्रोब्यूटिक टेक और साथ ही साथ यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, ये 2 संस्थाएं थी जो इसमें शामिल थी। एस्ट्रोबोटिक टेक ने क्या करा था, ये जो पूरा मिशन था इसके निर्माण का कार्य किसने करा था, एस्ट्रोबोटिक टेक ने। और जो यूनाइटेड लॉन्च अलायंस थी इसका वॉल्कन रॉकेट इसे लेके गया था, कहाँ, चंद्रमा की सतह पर लेके जाने वाला था, लेकिन ये प्रयास जो है खत्म हो गया। वॉल्कन रॉकेट इसे लेके जाने वाला था। चलिए आगे देख लेते हैं कि जो हमारा ये मिशन था, इस मिशन का लक्ष्य क्या था, इस मिशन का उद्देश्य क्या था। तो इस मिशन का लक्ष्य था कि जो हमारा चंद्रमा है उसके बाह्य मंडल का विश्लेषण करना, उसकी पूरी जानकारी एकत्रित करना इसका मिशन था। साथ ही साथ चंद्रमा की सतह पर मौजूद जो रेगोलिथ हैं उनके तापीय गुण और वहाँ पर जो हाइड्रोजन की सामग्री है उसके बारे में पूरी जानकारी लेना। इसके साथ ही साथ चंद्रमा का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका अध्ययन करना इसका लक्ष्य था। और चंद्रमा की सतह पर एक एस्ट्रोमिस बेस कैंप और चंद्रमा की कक्षा में एक रणनीतिक गेटवे स्थापित करना इसका लक्ष्य रहा। चलिए अब बता दें आपको कि स्टिकनेस की खाड़ी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चंद्रमा की सतह पर यानी कि चंद्रमा के मध्य अक्षांश क्षेत्र में कहा जाता है कि वहाँ पर जो मौजूद है वो है हमारे स्टिकनेस की खाड़ी, जिसको साइनस विस्कोस्टेटिस क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर है क्या, यहाँ पे रॉक के जो गुंबद हैं, ऐसा माना जाता है कि जो रॉक के गुंबद हैं जो हमारा लावा होता है उसके जैसे चिपचिपे ये गुंबद हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कहता है पेरेग्रीन लूनर लैंडर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन आपको दिए गए हैं। पहला कथन है कि इसरो ने इसे लॉन्च करा। दूसरा कथन कहता है इसका उद्देश्य चंद्रमा की स्टिकनेस की खाड़ी का अन्वेषण करना था। तीसरा कथन कहता है कि स्टिकनेस की खाड़ी को साइनस विस्कोस्टेटिस क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो देखिए जो पहला कथन है, पहले कथन में कह रहा है इसरो ने लॉन्च किया, तो इसरो ने नहीं, किसने लॉन्च करा था, नासा ने इसे लॉन्च करा था। और कब लॉन्च करा था, तो 8 जनवरी 2024 को इसे लॉन्च किया गया। अब ये देखिए कि कौन कौन से कथन हमारे सही हो जाएंगे, तो हमारे 2 और 3 ये 2 कथन सही हो जाएंगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा हैवीश्योर। हैवीश्योर अभी भारत ने एक वैक्सीन लॉन्च की है। ये वैक्सीन किसके लिए है, तो ये हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है और भारत द्वारा पहली बार स्वदेशी रूप से ये वैक्सीन जो है निर्मित की गई है। चलिए देख लेते हैं हैवीश्योर के बारे में। हैवीश्योर जो वैक्सीन है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है और ये IIL जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। अब हैवीश्योर की जो वैक्सीन दी जाएगी वो 2 खुराक में दी जाएगी। पहली खुराक कब दी जाएगी, जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के 12 मंथ बाद, यानी कि वो 12 मंथ बाद या तो 13 मंथ का हो या 14 मंथ का हो, तो उसके बाद ये वैक्सीन दी जाएगी। पहली खुराक इसकी दी जाएगी। दूसरी खुराक कब दी जाएगी, पहली खुराक के तकरीबन 6 महीने बाद दूसरी खुराक दी जाएगी। यानी कि मान लीजिए अगर बच्चा 14 मंथ का है तो क्या होगा, इसे पहली वैक्सीन दी गई, तो दूसरी वैक्सीन कब दी जाएगी, जब बच्चा 20 मंथ का हो जाएगा, यानी कि 20 माह का हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि ये वैक्सीन सिर्फ बच्चों को दी जाएगी, ये वैक्सीन उन लोगों को भी दी जाएगी जिन्हें हेपेटाइटिस ए का संक्रमण होने का खतरा है और जो ऐसे क्षेत्रों में आवागमन करते हैं या यात्रा करते हैं जो
हेपेटाइटिस ए से संक्रमित हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि हमारा जो हेपेटाइटिस है इस बीमारी के बारे में जान लेते हैं। हेपेटाइटिस एक बीमारी होती है जो किसे इफेक्ट करती है, हमारे लिवर को अफेक्ट करती है, यानी कि लीवर में सूजन का ये कारण बनती है। और ये बीमारी अलग अलग संक्रामक वायरस और जो हमारे गैर संक्रामक अभिकारक होते हैं उनके माध्यम से ये फैलती है। हेपेटाइटिस के 5 स्ट्रेन होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। अब इन 5 स्ट्रेन के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। अगर हम बात करते हैं हेपेटाइटिस ए की, तो हेपेटाइटिस ए दूषित भोजन और पानी के सेवन के माध्यम से फैलता है। वहीं अगर बात करें हेपेटाइटिस बी की, तो हेपेटाइटिस बी अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उससे जो तरल स्राव होता है, यानी कि अगर रक्त है, लार है, वीर्य है, उसके संपर्क में अगर आप आते हैं तो उससे फैलता है। साथ ही साथ प्रसव के दौरान माता से बच्चे में भी हो जाता है, उसके भी इसमें चांसेस होते हैं। तीसरा है हमारा हेपेटाइटिस सी। अब हेपेटाइटिस सी क्या है? हेपेटाइटिस सी में होता क्या है, अगर हम एक ही नीडल का, एक ही सीरीज का बार बार यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग लोगों पे उसे यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमारा HIV फैलता था कि अगर हमने उसी नीडल से दूसरे को इंजेक्ट कर दिया तो क्या होता था, HIV दूसरे व्यक्ति को भी हो जाता था। इसी तरीके से यहाँ पर अगर एक ही नीडल या एक ही सीरीज के माध्यम से अगर हम कई लोगों को इंजेक्ट कर रहे हैं तो होने का इसका खतरा रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हेपेटाइटिस सी के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है। बाकी जो हमारे स्ट्रेन्स हैं, यानी कि ए, बी, डी और ई, इन चारों के लिए वैक्सीन है। इसके लिए कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। और इसका जो इलाज किया जाता है किसके माध्यम से किया जाता है? हमारी जो एंटीवायरल दवा होती हैं उनके माध्यम से इसका उपचार किया जाता है। अब देख लेते हैं हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी उन लोगों को होने का ज़्यादा खतरा होता है जिन्हें पहले से हेपेटाइटिस बी हो, उन लोगों को बहुत जल्दी हेपेटाइटिस डी हो जाता है। आते हैं अब हम अपने लास्ट स्ट्रेन पे, हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई जो है फीकल ओरल रूट के जरिए संक्रमण फैलता है। और ये किससे? दूषित जल के अगर आप संपर्क में आते हैं तो उसके माध्यम से ये फैलता है। आपको बता देते हैं कि भारत ने हेपेटाइटिस से बचने के लिए क्या क्या पहल करी हैं। तो सबसे पहले भारत ने वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम 2019 शुरू किया था। और इंद्रधनुष मिशन के तहत हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण कार्यक्रम को शामिल किया गया। साथ ही साथ जागरूकता फैलाने के लिए लोगों में हेपेटाइटिस के लिए क्या किया गया, 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अभी वर्ष 2023 की अगर हम बात करें तो वर्ष 2023 में इसकी थीम क्या रही थी? 1 लाइफ 1 लिवर। चलिए आगे देख लेते हैं, इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हैविश्योर को इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने विकसित किया है। पहला कथन हमारा सही है। दूसरा कथन कहता है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। ये भी हमारा कथन सही हो जाएगा। तीसरा कथन कहता है हेपेटाइटिस एक बीमारी है जो लिवर की सूजन के कारण बनती है, यानी कि लिवर में सूजन आ जाती है इसके कारण से, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो तीनों ही कथन सही हैं। यहाँ पूछा क्या है, कौन सा कथन सही है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी आंसर हो जाएगा। चलिए अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या कहता है? अगला टॉपिक संबंधित है हमारा कुष्ठ रोग से। अभी जो हमारा भारत का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है भारत का, उसने कुष्ठ रोग के लिए एक नई उपचार नीति विधि की घोषणा की है। अब जान लेते हैं हम इस कुष्ठ रोग के बारे में और साथ ही साथ इस नीति के बारे में। तो जो कुष्ठ रोग होता है ये एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग होता है। ये किस जीवाणु के कारण फैलता है? तो ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक एक जीवाणु होता है जिसके कारण से ये फैलता है। इसके कारण से होता क्या है, आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनके हाथों पे बहुत अजीब से घाव बन जाते हैं। तो ये करता क्या है कि हमारी त्वचा को मुख्य रूप से संक्रमित करता है, यानी कि त्वचा पे सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट आता है। उसके बाद इसका परिधीय जो तंत्रिकाएँ होती हैं हमारी, या उन पे इफेक्ट आता है। साथ ही साथ जो ऊपरी जो हमारा श्वसन पथ होता है वहाँ पर, और आँखों के म्यूकोस को ये प्रभावित करते हैं। अब देखिए ये फैलता कैसे है। अगर आप किसी कुष्ठ रोगी के संपर्क में रहेंगे, रेगुलर संपर्क में रहेंगे, तो उसकी नाक या मुंह से जो बूंदें निकलेंगी उनके माध्यम से वो संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है, यानी कि उस व्यक्ति के माध्यम
माध्यम से आप तक भी ये संक्रमण फैल सकता है। चलिए आगे देखते हैं कि कुष्ठ रोग का जो इलाज किया जाता है वो बहु औषधीय जो उपचार है उसके माध्यम से किया जाता है। उपचार की दृष्टि से इसकी 2 श्रेणियों में इसे बांटा गया है, एक है पॉक्सीबैसिलरी और दूसरा है मल्टीबैसिलरी, यानी कि पीबी और एमबी। अब पीबी में होता क्या है, जो रोगी होते हैं उनमें क्या होता है कि जो लेप्री जीवाणु होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है, और ऐसे मामलों में जब बायोप्सी होती है तो बायोप्सी में आगे विकसित होने वाली जो बीमारियां होती हैं वो स्पष्ट पता नहीं लग पाती। दूसरा जो एमबी है, एमबी के मामलों में क्या होता है, जो रोगी होता है उसके शरीर में जो लेप्री जीवाणु है उसकी संख्या बहुत अधिक होती है, और इसके कारण जो बायोप्सी होती है, बायोप्सी में विकसित होने वाली जो बीमारियां हैं उनके पर्याप्त लक्षण हमें दिखाई पड़ जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारी जो नई उपचार विधि है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। नई उपचार विधि जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने कुष्ठ रोग की पीबी के मामलों के लिए 6 माह में जो 2 दवाइयां दी जाती थी उनकी जगह पे 3 दवाओं की व्यवस्था शुरू की है। यानी कि जो पहले क्या था, पीबी के उपचार के लिए सिर्फ 2 दवाइयां दी जाती थी 6 महीने के अंदर, अब वो दवाइयों की संख्या बढ़ा के 3 कर दी गई है। और इसमें कौन कौन सी दवाइयां शामिल हैं, तो डैप्सोन, रिफेम्पसिन और क्लोफेजिमिन, ये 3 दवाइयां शामिल हैं और ये WHO से अनुशंसित हैं, यानी कि WHO से इन्हें मान्यता प्राप्त है। अब देखिए यहाँ पर हमने सारी बात करी, अब भारत ने इसके निवारण के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, यानी कि भारत ने कुष्ठ रोग को खत्म करने के लिए क्या क्या कदम अपने उठाए हैं। तो कुष्ठ रोग के लिए भारत ने राष्ट्रीय रणनीति योजना यानी कि NSP और एक रोड मैप तैयार किया है जो 2023 से 2027 के लिए एक रोड मैप है। इस रोड मैप का उद्देश्य क्या है, तो 2027 तक कुष्ठ रोग के शून्य संक्रमण का लक्ष्य प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। एक और पोर्टल चलाया गया जिसका नाम है निकुष्ठ 2.0 पोर्टल। अब ये पोर्टल क्या है, इस पोर्टल के माध्यम से हो क्या रहा है कि जो कुष्ठ रोग का प्रबंधन करने के लिए क्या किया गया है, एक एकीकृत पोर्टल तैयार किया गया है कि सारी चीज़ें हमें एक ही पोर्टल पे उपलब्ध हो जाए। और इसके कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया जो हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत केंद्र द्वारा चलाया जा रहा है। केंद्र द्वारा प्रस्तावित एक योजना है, केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना है। चलिए इससे संबंधित अब प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, दोनों कथन को देखिए। पहला कहता है कि कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कहता है रोगी के निकट लगातार संपर्क में रहने पर रोगी के नाक और मुंह से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से कुष्ठ रोग का संक्रमण फैलता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। ये भी हमारा सही है। यहाँ बोला क्या है कि कौन से कथन सही हैं, तो 1 और 2 दोनों ही सही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा है स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी। अभी हुआ क्या है कि मुंबई से जो गोवा को जोड़ने वाला एक हाईवे है, नेशनल हाईवे NH66, इसमें 1 किलोमीटर तक की जो रोड है वो किससे निर्मित की गई है, स्टील स्टैंड से ये निर्माण किया गया है यहाँ पर रोड का। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले जो हमारा अरुणाचल प्रदेश के सीमा सड़क संगठन ने भी एक सड़क का निर्माण किया था जो किससे बनी हुई थी, स्टील स्लैग से बनी हुई थी। अब देख लेते हैं स्टील स्लैग रोड के बारे में। ये होता क्या है, स्टील स्लैग जो होता है ये जो हमारी स्टील की भट्टी में पिघले हुए अशुद्ध फ्लेक्स सामग्री होती हैं उनको जलाने से प्राप्त होता है। ये एक गैर धात्विक है और कांच जैसा ये एक पदार्थ होता है। मतलब देखने में आप कांच को और इसको अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, कांच जैसा ये दिखेगा। इसमें अलग अलग मात्रा में कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, मैग्नीज होगा, एल्युमिनियम, सिलिकेट और साथ ही साथ ऑक्साइड भी इसमें मौजूद होते हैं। इसका सड़क निर्माण में उपयोग करने के लिए क्या करना होता है, इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं और साथ ही साथ जो इसमें धात्विक तत्व होते हैं उन्हें अलग किया जाता है, उन्हें उसमें से निकाला जाता है, यानी कि इसे शुद्ध किया जाता है। अशुद्धियाँ सारी हटा दी जाती हैं और साथ ही साथ जो धात्विक तत्व हैं उन्हें भी हटा दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है कि ये एक प्राकृतिक सामग्री से बनी सड़क परतों की तुलना में बेहतर यांत्रिक गुण रखती हैं, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को यूज़ क्यों करते हैं कि अगर वो बेहतर हो तभी तो हम उसे अपनाएंगे। मान लीजिए जो हमारी पारंपरिक सड़कें हैं उनसे भी बुरी अगर हम सड़क बनाएं तो उसका क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पर क्या है, ये उससे अच्छी सड़कें होती हैं। क्यों होती हैं, सबसे पहले तो ये जो होती हैं सड़कें पारंपरिक सड़कों की तुलना में अधिक मजबूत होती हैं। दूसरा, इनकी जो लागत आती है वो काफ़ी कम होती है, यानी कि 30% कम लागत आती है इनको बनाने में। अब देखिए जो हमारी पारंपरिक सड़कें होती हैं उनमें भी दाएं बाएं यानी कि दोनों साइड एक क्रिजवे बना होता है,
उसमें भी स्टील स्लैग का उपयोग किया जाता है। अभी भी हमारी पारंपरिक सड़कों में इसका यूज किया जाता है साइडों में। ठीक है, आगे देखिए हम भारत में क्यों इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है, ये तो आप सभी जानते हैं। इसी के कारण हमारे यहाँ पे स्टील स्लैग की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है और इसका उपयोग हम किस में कर सकते हैं, अवसंरचना में कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक तो मजबूती बढ़ेगी, लागत भी कम होगी और साथ ही साथ क्या होगा, हमारा ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है उसमें भी कमी आएगी। ये जो स्टील स्लैग होता है ये 200 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना जो है शुरू होता है। तो ये रोड जो होंगी ये डिफरेंट टेम्परेचर पर और जो जलवायु की स्थिति होती है उसमें इन पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि टेम्परेचर जो होगा अलग अलग टेम्परेचर पर ये इतनी इफेक्टेड नहीं होंगी, क्योंकि नॉर्मली टेम्परेचर हमारा 200 तक तो नहीं पहुंच पाता। कितना होगा, 50-60, इससे ज़्यादा टेम्परेचर नॉर्मली नहीं होता। तो ये जब 200 पे पिघलना शुरू होती है तो ये सड़कें मजबूत इसीलिए होती हैं क्योंकि ये खराब नहीं हो पाती, पिघलेंगी तभी तो ये खराब होंगी, ये पिघलता ही नहीं है तो ये खराब होने की चांसेस इसमें कम होते हैं। चलिए इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है, स्टील स्लैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन आपको दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है कि स्टील भट्टी से पिघले हुए अशुद्ध फ्लैक्स सामग्री के जलने से प्राप्त होता है। ये बिल्कुल सही है, जब हम इसमें जो अशुद्ध सामग्री होती है फ्लैक्स, उन्हें जब जलाते हैं तब ये प्राप्त होता है, पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि ये गैर धात्विक कांच जैसा पदार्थ है, ये भी सही है। ये गैर धात्विक और कांच जैसा पदार्थ होता है, क्यों, क्योंकि इससे हम धात्विक जो कण होते हैं उन्हें निकाल देते हैं। अब इसमें जो सड़कों का निर्माण करने में जो लागत आती है वो लगभग 30% तक वृद्धि हो जाती है। वृद्धि नहीं होती है, इसमें क्या होता है, 30% तक हमारी लागत जो है कम हो जाती है। अब यहाँ पूछ क्या रहा है आपसे, कौन से कथन सही हैं। पहला और दूसरा कथन हमारा सही है लेकिन तीसरा गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलिए अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अनिल एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी। अमेरिका की एक कंपनी ने अनिल नामक एक ईंधन विकसित किया है और इसका नाम जो है भारत के जो वैज्ञानिक थे डॉक्टर अनिल काकोडकर, इनके नाम पर रखा गया है। अब ये जो वैज्ञानिक थे ये भारत के परमाणु भौतिकी के वैज्ञानिक थे, साथ ही मैकेनिकल इंजीनियर भी थे और इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है साइंसमैन। इन्हें साइंसमैन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए ये हमारे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे, ये हमारे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे, साथ ही साथ जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है उसके निर्देशक रहे और इन्हें वर्ष 2009 में पद्म विभूषण से, किसे वर्ष 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अब चलिए देख लेते हैं इस अनिल एनर्जी के बारे में या अनिल ईंधन के बारे में। अब ये जो है थोरियम और एक निश्चित स्तर तक संवर्धित जो हमारा यूरेनियम होता है उसका एक मिश्रण होता है। अब ये जो यूरेनियम जब संवर्धित किया जाता है तो इसको यूरेनियम को हेलियो स्तर तक संवर्धित किया जाता है। ये हेलियो स्तर क्या होता है, हेलियो स्तर होता है जब इसका संवर्धन 5 से 20% तक होता है, यानी कि 5 से 20% के बीच में जब इसका संवर्धन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, हेलियो। वर्तमान में अधिकतर जो भी हम न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ कर रहे हैं उसमें कितना संवर्धन होता है, तो उसमें जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो हमारा यूरेनियम यूज़ किया जाता है वो 5% तक संवर्धित होता है, यानी कि वो 5% संवर्धित होता है। यहाँ पे हम 20% तक भी उसे संवर्धित कर सकते हैं। अब इसका उपयोग भारत में कहाँ किया जाएगा, इसका उपयोग कहाँ किया जाने वाला है, तो इसका उपयोग भारत में जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं उनमें इसका यूज़ किया जाने वाला है। इससे होगा क्या, जो हमारे परमाणु अपशिष्ट निकलते थे हमारे रिएक्टर से उसमें कमी आएगी। चलिए इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि अनिल ईंधन जो है थोरियम और एक निश्चित स्तर तक संवर्धित किए गए यूरेनियम का मिश्रण है, ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है इसका नाम भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल काकोडकर के नाम पर रखा गया है, तो ये भी सही हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि इनको भारत का दूसरा जो सर्वोच्च पुरस्कार है यानी कि पद्म विभूषण ये दिया गया था, पद्म विभूषण दिया गया था। और कब दिया गया था, तो वर्ष 2009 में ये दिया गया था। अब यहाँ पूछ क्या रहा है, उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन सही है और दूसरा भी सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में
हमने आपको जो हमारे दिसंबर और जनवरी के साइंस एंड टेक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पर सारे डिस्कस करे हैं। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी फेब और मार्च के साइंस एंड टेक के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।